वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एलिक्सर गाइडेंस। टेट 2022 का एग्ज़ाम होने वाला है 11 दिसंबर 2022 को। उसमें ईवीएस के 30 क्वेश्चंस देखे जाएंगे मेरे दोस्त, यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के। उसमें जीके के ही कुछ पार्ट्स रहते हैं और कुछ पेडागोजिकल क्वेश्चंस रहते हैं ईवीएस से रिलेटेड। ईवीएस से रिलेटेड कहने का मतलब वो ज्योग्राफी से भी रिलेटेड है। कुछ पॉलिटी हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस मिक्सअप करके देते हैं, कुछ साइंस के भी क्वेश्चन मिक्सअप करके देते हैं। यह वीडियो पार्ट 1 होने वाला है जो ईवीएस पर बेस्ड रहेगा। हम पूरा 30 क्वेश्चन को नहीं देखेंगे, आज जितना हो सके उतना क्वेश्चन को देखूंगा, बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करके बताऊंगा। और यह वीडियो सिर्फ कोई टेट का एग्जाम का तैयारी कर रहा है सिर्फ उसके लिए बेनिफिशियल होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं। कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें अगर जीके का पोर्शन रहता है, उन सभी एग्जाम्स के लिए वीडियो बिल्कुल लाभकारी होगा, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना। चलो फिर क्लास को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? द न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी कॉल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया वाज इनिशिएटेड इन। बोल रहा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन भारत में कब शुरू हुआ, और वह ग्रीन रेवोल्यूशन किससे संबंधित था? एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी के रूप में था। वो जो नया था उस वक्त, यह कब शुरू हुआ था? एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी कहने का मतलब कृषि से संबंधित कोई वो योजना को लेकर लाया गया था ग्रीन रेवोल्यूशन नामक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं कि ग्रीन रेवोल्यूशन एक्चुअली में क्या था। तो देखो, इसका पहले बैकग्राउंड को समझते हैं। बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बड़ा रहता है और ये ग्रीन रेवोल्यूशन से संबंधित बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, अगर हम लोग 1966 के आसपास का साल को अगर बात करें, यानी कि 1960s का ही अगर दशक का अगर हम बात करें टेट का, तो उस वक्त भारत में क्या चल रहा था? तो 1962 में इंडो चाइना वार चल रहा था। इंडो चाइना वार चल रहा था 1962 में। इस वार में जिस वक्त प्रधानमंत्री हुआ करते, यहां देखिए, श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। यह वार चल रहा था। अब इस वार का जो क्षतिग्रस्त था, उनसे हम लोग उभरे भी नहीं थे कि फिर 1965 में एक और वार हो गया हमारा इंडिया के साथ में, इंडो पाक वार, यानी पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध छिड़। अब यह 1965 का युद्ध चल ही रहा था, और उस वक्त कौन से पीएम थे अगर देखें तो यहाँ पर देखिए, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी उस वक्त प्रधानमंत्री हुआ करते थे। अब 1965 का वार इधर पाकिस्तान के साथ चल ही रहा है, और उसी वक्त हमें प्रकृति का मार भी पड़ा। भारत में ड्रॉट, सीवियर ड्रॉट आ गया 1965 से 1966 में, 2 साल। सीवियर ड्रॉट कहने का मतलब भयंकर सूखा पड़ गया। कोई कृषि ठीक से नहीं हुआ, कोई फसल ठीक से नहीं हुआ, यानी अकाल का हालात हो गया था। और इन सारे वजह से, यानी कि एक तो 62 का चाइना के साथ वार, पाकिस्तान के साथ वार 65 में, और फिर 65-66 में भयंकर अकाल का हालत हो गया था। इन सारे वजह से हमारा देश जूझने लगा शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन से। इसी टाइम में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अब आप समझ रहे होंगे क्यों दिया था। शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन हो गया, यानी कि जो अनाज है उसका कमी हो गया। अब इसी अनाज का कमी को पूरा करने के लिए, खास तौर से इसी अनाज की कमी को पूरा करने के लिए हमने ग्रीन रेवोल्यूशन का इंट्रोडक्शन किया अपने इंडिया में। तब आया कंसेप्ट ग्रीन रेवोल्यूशन का। दोस्तों, ग्रीन रेवोल्यूशन भारत में आने से पहले वर्ल्ड में इसका एक्सपेरिमेंट करा जा चुका था। दरअसल 1940s और 50s के दशक में मैक्सिको के एक एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था नॉर्मन बोरलॉग, उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन का इंट्रोडक्शन वहां कर लिया था। क्या किया था खास? उन्होंने एक ऐसा बीज का उत्पादन किया था, खासतौर से वो गेहूं का अनाज में से था, जिसमें हाई यील्डिंग वेराइटी था, यानी कि पैदावार जिसका बहुत ज़्यादा अच्छा था और जिसमें टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया था। हमने वहीं से ग्रीन रेवोल्यूशन का कंसेप्ट को लिया। तो अब हम डिटेल में बात करेंगे आखिर ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था। तो देखो, ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्टेड हुआ 1965 से 68 में। तो यहाँ पर सवाल भी वही था कि ग्रीन रेवोल्यूशन भारत में कब शुरुआत हुआ, इनिशिएट हुआ, स्टार्ट हुआ। तो ऑप्शन में देखो 1965 और 66 के बीच में यही ऑप्शन है, इसीलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर ऑप्शन में 1965 रहता तो वो भी करेक्ट होता, 1967 रहता वो भी करेक्ट होता, लेकिन सभी ऑप्शन एक साथ नहीं दे देंगे आसपास वाले नंबर। तब बता रहा हूं कि ग्रीन रेवोल्यूशन कैसे शुरू हुआ, क्या चीज था एग्जैक्टली, ये मैं बता रहा हूं। किस तरह से ये फूड ग्रेन का शॉर्टेज को इंडिया में
ठीक-ठाक कर दिया, अच्छा कर दिया, भरपूर कर दिया। तो देखो इट इंक्लूड्स HYV सीड्स, इसको ध्यान से समझो, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, सीड्स यानी बीज, यानी कि अच्छा पैदावार होने वाला जो बीज था उनका इस्तेमाल यहाँ पर किया गया, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया गया, इरिगेशंस का इस्तेमाल किया गया, फर्टिलाइजर्स का किया गया और मॉडर्न मेथड एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया इन एग्रीकल्चर यानी कृषि के क्षेत्र में। और इसका लाभ सबसे ज्यादा पाया गेहूं के क्षेत्र में, सबसे ज्यादा लाभ पाया गया, लेकिन ग्रीन ग्रीन रेवोल्यूशन फोकस था राइस और गेहूं दोनों पर, याद रहे। और इसका लाभ अगर कौन सा राज्य सबसे अच्छा पाया तो पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, ये 3-4 राज्य थे जो सबसे ज्यादा इसमें अच्छा पैदावार दिखाई दिया है। उसके बाद देखो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ये सारा टॉपिक्स जितना भी मैं बात कर रहा हूं ना सभी एग्जाम्स में आते हैं, सभी को आप लोग नोट डाउन कर लेना। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक पिता किसे कहते हैं तो MS स्वामीनाथन जी को कहते हैं। MS स्वामीनाथन, याद रखो नाम, डायरेक्ट एग्जाम में MCQ फॉर्मेट पे पूछा जाता है। और अगर हम लोग वर्ल्ड का बात करें, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड, तो वही नॉर्मन बोरलॉग जो मैक्सिमम में ये एक्सपेरिमेंट पहले ही कर चुके। तो ये डिटेल में मैंने आपको बता दिया ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। दोस्तों रेवोल्यूशन से संबंधित और कई क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि अगर आप लोग को मालूम होगा गोल्डन रेवोल्यूशन भी पूछा जाता है, उसके बाद में ब्लू रेवोल्यूशन भी पूछा जाता है, उसके बाद में व्हाइट रेवोल्यूशन भी पूछा जाता है। ये सारा किससे संबंधित ये पूछा है। फॉर एग्जांपल ब्लू रेवोल्यूशन ये मछलियों का उत्पादन, मत्स्य पालन से संबंधित है। व्हाइट रेवोल्यूशन, व्हाइट से पता ही चल रहा होगा, ये डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड था, यानी कि मिल्क से, दूध से। और इनका भी फादर कौन है इस तरह से पूछा जाता है। तो व्हाइट रेवोल्यूशन का फादर था वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन ये वही व्यक्ति है जो अमूल दूध है ना, उनका फाउंडर है अमूल दूध का। तो व्हाइट रेवोल्यूशन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ये सारे रेवोल्यूशन को भी आप लोग देख लेना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सिलेक्ट द ग्रुप विच कैन बी रिसाइकल्ड आफ्टर यूज, यानी कि कौन सा यहाँ पर ग्रुप जिसको यूज करने के बाद, इस्तेमाल करने के बाद रिसाइकल यानी कि दोबारा यूजेबल बनाया जा सकता है, रिसाइकल किया जा सकता है। तो देखो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस में देख के लगेगा, देखो आयरन नेल्स यानी जिसको कील बोलते हैं, ग्लास बोतल को भी रियूज किया जा सकता है, स्टील मग को रियूज किया जा सकता है, कार्डबोर्ड को भी रियूज किया जा सकता है। जैसे प्लास्टिक वगैरह को रिसाइकल करना थोड़ा मुश्किल होता है, हालांकि अभी मॉडर्न तकनीक के हिसाब से उनको भी रियूजेबल बनाया जा रहा है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा गिवन ऑप्शंस के हिसाब से ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बाय अ स्टूडेंट। ये देखो टेट में इस तरह का ही क्वेश्चन आता था, इनफैक्ट ये सी टेट का ही क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक स्टूडेंट के द्वारा यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया गया है, इस स्टेटमेंट के आधार पर एक प्रश्न पूछा गया है, उसका क्वेश्चन का आंसर देना है। सवाल क्या है, स्टूडेंट का क्या स्टेटमेंट है, आई हैव कम फ्रॉम एन एरिया वेयर रेनफॉल इज वेरी स्कार्स, यानी कि मैं कहने का मतलब स्टूडेंट बोल रहा है, मैं एक ऐसा जगह से आता हूँ, ऐसा क्षेत्र से आता हूँ जहाँ पर रेनफॉल यानी बारिश, वर्षा बहुत कम होता है, स्कैर्स होता है, एकदम बहुत कम होता है, यानी बारिश का कमी है। इट इज़ वेरी हॉट टू, और यह क्षेत्र बहुत गर्म भी रहता है। आवर हाउसेस आर मेड ऑफ मड, हमारे घर मड के यानी कि मिट्टी का बना होता है, जहाँ गर्मी इलाका रहता है वहाँ मिट्टी का ही घर देखने को मिलता है, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत सारे ऐसे देश हैं। द वॉल्स ऑफ द हाउसेस आर वेरी थिक एंड ऑल्सो प्लास्टर्ड विथ मड, और घर का जो दीवार होता है, वॉल्स होता है, वो भी मोटा और प्लास्टर किया रहता है, किससे, मड से, यानी कि मिट्टी से ही। द रूफ्स आर मेड ऑफ थॉर्नी बुशेस, और जो छत होता है घर का वो थॉर्नी बुशेस यानी कांटेदार झाड़ियों से बनाया जाता है। अब सवाल है, दिस स्टूडेंट मस्ट बी फ्रॉम अ विलेज ऑफ, यह स्टूडेंट जरूर ही एक विलेज से संबंधित है, यानी कौन से विलेज से संबंधित है, गिवन ऑप्शंस में से कौन से स्टेट से संबंधित है। सीधा कहने का मतलब यहाँ जो इंफॉर्मेशन मिला है ना, जैसे बहुत गर्म होना वो जगह, रेनफॉल कम होना, मिट्टी का घर होना, ये सारी चीजें, और थॉर्नी बुशेस कांटेदार झाड़ियों से उनका रूफ बनाना यानी छत बनाना, ये सब चीजें किस क्षेत्र में पाया जाएगा। तो अब जरा हिंट के लिए मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये एक तस्वीर है, रेगिस्तान का ऊंट है। यह भारत का कौन सा इलाका में पाया जाता है, अब गिवन ऑप्शंस में देखो, लद्दाख, लद्दाख तो होगा ही नहीं आंसर, क्योंकि लद्दाख में तो हॉट नहीं बल्कि टू कोल्ड होता है, बहुत ज्यादा ठंड होता है। आसाम में तो बारिश इतना ज्यादा होता है कि अक्सर बाढ़ आ जाता है, तो इसलिए स्कैर्स ऑफ रेनफॉल ये भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी को देखो, राजस्थान, तो राजस्थान में ही तो ये पाया जाता है ना, हमारा
थार डेजर्ट भी बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी प्रोमोट्स इंक्वायरी वाइल टीचिंग द थीम शेल्टर टू क्लास 4 स्टूडेंट्स। ये बिल्कुल ईवीएस का पेडागोजिकल क्वेश्चन है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा योजना, कौन सा स्ट्रैटेजी प्रोमोट करता है, बढ़ावा करता है किस चीज को, इंक्वायरी को, वाइल टीचिंग जब पढ़ाते हुए शेल्टर टू क्लास 4, यानी कि जब हम लोग शेल्टर के बारे में, आश्रय के बारे में क्लास 4 के स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं तो उस वक्त कौन सा सवाल पूछना ज्यादा अच्छा स्ट्रैटेजी है, सवाल पूछने का स्ट्रैटेजी कौन सा सबसे बेहतर है। तो देखते हैं, आस्किंग स्टूडेंट टू कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस। बच्चों को यह बोलना, स्टूडेंट को यह बोलना कि आप लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस यानी विभिन्न प्रकार के घरों का फोटो, पिक्चर, तस्वीर कलेक्ट करें। क्या ये ठीक तरीका है? या शेयरिंग पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेल्टर्स, या बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेल्टर का, आश्रय का फोटो शेयर करना, या फिर आस्किंग स्टूडेंट्स टू नरेट देयर एक्सपीरियंसेस ऑफ विजिटिंग डिफरेंट हाउस कंस्ट्रक्शन साइट, यानी कि जहां विभिन्न प्रकार के, जहां घर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, घर बनाए जा रहे हैं, निर्मित हो रहा है घर, वहां जाकर उनका एक्सपीरियंस के बारे में पूछना, उनका अनुभव के बारे में पूछना। उसके बाद में शोइंग अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट शेल्टर्स अक्रॉस द कंट्री, यानी कि पूरे भारत देश में जितने भी प्रकार के शेल्टर्स बनाए जाते हैं उनका पीपीटी में, यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, कंप्यूटर में उनका एक प्रेजेंटेशन, प्रदर्शन दिखाना। तो इसका करेक्ट आंसर सबसे उचित क्या लग रहा है? ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सबसे अच्छा स्ट्रैटेजी क्या होता है इंक्वायरी करने का, कि बच्चों को उनके अनुभव के आधार पर सीख, यानी कि लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। लर्निंग बाय एक्सपीरियंस वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी होता है लर्निंग का, अधिगम का। इसलिए ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि एक्सपीरियंस का बात ऑप्शन 3 में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, प्राइमरी क्लासेस 1 to 5 विल कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस अकॉर्डिंग टू एनईपी 2022। एनईपी 2022 के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा स्टेज को इंक्लूड किया गया है, यानी कि एनईपी 2022 में कौन कौन सा स्टेज शामिल है, किसके लिए बात कर रहा है? क्लासेस 1 to 5। 1 to 5 कहने का मतलब प्राइमरी स्कूल के लिए, जिसके लिए आप एग्जाम देने वाले हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनईपी क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020-2022। यह थर्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, तीसरा एनईपी है जो 2020 में आया है। अभी तक यह लागू नहीं हुआ है। और इस एनईपी 2022 का जो चेयरमैन था, रेकमेंड करने वाला पर्सन था, उनका नाम था के कस्तूरी रंगन। और ये के कस्तूरी रंगन साहब फॉर्मर इसरो के चीफ भी थे, ये याद रखोगे, ये क्वेश्चन आ सकता है, इनफैक्ट आया भी है कई बार। एनईपी 2022 का चेयरमैन कौन था, हेड कौन था? तो ये के कस्तूरी रंगन, उन्हीं के अध्यक्षता में इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को बनाया गया। अगर ये तीसरा है, इसका मतलब 2 और आया होगा। तो अगर सेकंड का अगर हम बात करें तो सेकंड आया था 1986 में, याद रहे। और यह किसके रिकमेंड से आया था? तो ये कौन सा कमीशन के आधार पर इसका रिकमेंडेशन हुआ था? वो हुआ था कोठारी कमीशन। ये क्वेश्चन भी कई बार आता ही है, बीएड, नेट और टेट एग्जाम में आता है। और पहला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो 1968 में आया था। याद रखने के लिए सुविधा होगा, यहाँ देखिए 86 से सेकंड वाला, उसी को रिवर्स कर दोगे आप नंबर को तो 68 आप पा जाओगे। तो इस तरह से 3 अभी तक एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय स्तर पर हमारे भारत में आया है आफ्टर इंडिपेंडेंस, जिसमें से 2020 वाला अभी तक लागू नहीं हुआ है। हमारा अभी एट प्रेजेंट जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं आज के डेट में, तो कौन सा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू हुआ है, चल रहा है? तो ये 1986 कोठारी कमीशन वाला, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो सेकंड था, वो अभी चल रहा है। अच्छा, 2020 वाला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और 1986 वाला में डिफरेंस एग्जैक्टली क्या था? तो बात करें तो ये 2020 वाला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का फॉर्मेट है, ये स्कूलिंग का फॉर्मेट है 5+3+3+4 का। यानी कि जो हम लोग, जैसे कि 1986 वाला में स्कूलिंग का अगर बात करें तो क्या होता है, 10+2 बोलते हैं ना, 10 यानी कि माध्यमिक तक, उसके बाद +2 यानी कि एचएस 2 साल का। ये 10+2 होने के बाद हम स्कूलिंग पास आउट हो जाते हैं, स्कूल से बाहर आ जाते हैं, कॉलेज में पहुंच जाते हैं, यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं। तो ये 10+2 को ही रिप्लेस करने वाला है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 5+3+3+4 में। ये 5+3+3+4 क्या है? और इस फॉर्मेट को इसी तरह से याद रखोगे, 5 3 3 4, 533 4, जिस तरह से भी आप याद रख लो।
इसको देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। देखो 5 में क्या आएगा, 5 साल में क्या आएगा, 5 साल का जो कोर्स होगा, 5 साल का जो स्टेज होगा, उस स्टेज का नाम होगा फाउंडेशनल स्टेज, यानी कि एकदम न्यू वाला स्टेज, शुरुआत वाला। इसमें कौन बच्चे आएंगे, 3 साल से लेकर 8 साल उम्र वाला जो बच्चे होंगे वो फाउंडेशनल स्टेज में आएगा। एक्चुअली में इस 5 साल को भी 2 भागों में बांटा गया है, 3 साल और 2 साल करके। ठीक है, 3 साल आंगनवाड़ी में पढ़ेगा या कोई भी प्री स्कूलिंग कहलाएगा उसको, आंगनवाड़ी जैसे वन ऑफ देम है। तो प्री स्कूलिंग करने के बाद में फिर क्लास 1 और क्लास 2 वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ा जाएगा। तो इस तरह से 3 और 5 मिला के, इस तरह से 3 और 2 मिला के 5 साल हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद में जब वो 8 साल का हो जाएगा तब वो नेक्स्ट स्टेज में चला जाएगा, वहां उसको 3 साल बिताना होगा और तब उसका उम्र होगा बच्चे का 8 साल से लेकर 11 साल तक। यानी कि यहाँ पर कौन कौन सा क्लास अगर पढ़ेगा, क्लास का अगर हम बात करें तो क्लास 3 यहाँ पढ़ेगा, 4 यहाँ पढ़ेगा और 5 पढ़ेगा। तो 1 से लेकर 5 तक पढ़ेगा, तब तो वो हो जाएगा ना, प्राइमरी स्कूल कंप्लीट हो जाएगा। तो बस 11 साल तक प्राइमरी स्कूल उसका कंप्लीट हो जाएगा और इस स्टेज को बोलेंगे प्रीपैरेटरी स्टेज बोलेंगे। क्लियर। उसके बाद में फिर 3 साल का उसका पढ़ाई हो जाएगा 11 साल उम्र और 14 साल उम्र से। 11 साल और 14 साल में क्या क्या क्लास आएगा अगर हम बात करें तो 3 साल का यहाँ हो जाएगा क्लास 6, 7 और 8, ये 3 क्लास आ जाएगा। उसके बाद में फिर 4 साल का उसका हो जाएगा पढ़ाई। अच्छा, ये 3 वाला जो होगा ये मिडिल स्टेज कहलाएगा, जिसमें क्लास 7, 6 और 8 पढ़ा जाएगा, है ना। उसके बाद में यहाँ पर 14 साल से लेकर 18 साल ये सेकेंडरी स्टेज कहलाएगा। यानी कि क्लास अगर हम बात करें कौन सा क्लास होगा तो क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक ये पढ़ाई होगा सेकेंडरी स्टेज में। यानी कि आज हम लोग जिसको हायर सेकेंडरी बोलते हैं वो इसी में आ जाएगा, सेकेंडरी स्टेज में ही आ जाएगा। इस तरह से 5, 3 और 4 ये वाला फॉर्मेट, ये फॉर्मेट चलेगा 2020 के हिसाब से। अब आते हैं हमारे प्रश्न में। तो बोल रहा था क्लास 1 to 5 यानी कि प्राइमरी स्कूल में कौन कौन सा स्टेज शामिल है। तो देखो प्राइमरी स्कूल कहाँ तक था, क्लास 5 तक। क्लास 5 तक वो 11 साल में क्लास 5 कंप्लीट कर लेने वाला है। यानी कि फाउंडेशनल स्टेज और प्रिपरेटरी स्टेज कहाँ पर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 में। तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रिपरेटरी और फाउंडेशनल। मिडिल स्कूल जो होगा वो क्लास 5 के बाद शुरू होगा, 6, 7, 8 ये मिडिल स्कूल कहलाएगा, मिडिल स्टेज कहलाएगा। तो हमारा आंसर होगा ए एंड सी। तो कहां पर है, ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स कॉजेस मिनिमम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फ्यूल्स सबसे कम पर्यावरण को प्रदूषण करता है। प्रदूषण तो सभी कर रहे हैं, सभी फ्यूल्स करते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे कम कौन करता है, वो होता है हाइड्रोजन सबसे कम करता है। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस निम्नलिखित में से कौन है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन है भाई, तो ग्रीन हाउस गैस का मैं आपको लिस्ट ही दे रहा हूं। ये देखो प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस, एक नंबर में देखो वाटर वेपर जिसको H2O कह सकते हैं, जिसका फॉर्मूला है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O और ओजोन O3। तो निम्नलिखित में से आपको क्या दिख रहा है, ओजोन दिख रहा है ना, O3। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। व्हेन वाज प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च्ड इन इंडिया। प्रोजेक्ट टाइगर भारत में कब लॉन्च किया गया था। तो देखो ये रहा प्रोजेक्ट टाइगर, देख रहे हैं फोटो रॉयल बंगाल टाइगर का। तो इसको लॉन्च किया गया था 1 अप्रैल 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, लॉन्च्ड बाय कांग्रेस गवर्नमेंट टू कंजर्व द नेशनल एनिमल द रॉयल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर को कंजर्व करने के लिए, संरक्षण प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था 1973। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब मैं आपको डिटेल में बता दे रहा हूं कि ये प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च कहां से, कौन सा नेशनल पार्क से किया गया था। तो ये नेशनल पार्क का नाम था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, यूके में है, यूनाइटेड किंगडम ना समझे, उत्तराखंड में, वहां इसको लॉन्च किया गया था। ठीक। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना हुआ था 1936 में दोस्तों। और उस वक्त इसका नाम जिम कॉर्बेट नहीं था बल्कि हेली नेशनल पार्क था। हेली नेशनल पार्क था। दरअसल 1956 में हेली नेशनल पार्क का नाम चेंज करके जिम कॉर्बेट किया गया था। और अगर रिसेंटली हाल का अगर बात करो तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को फिर से रीनेम किया गया है पिछले साल ही 2021 में। ठीक है,
और अभी एट प्रेजेंट इसका नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क, क्योंकि रामगंगा नदी वहां से बहती है उत्तराखंड से बगल में, तो इसीलिए रामगंगा नेशनल पार्क मोदी गवर्नमेंट ने इसका रीनेम किया है। तो एट प्रेजेंट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम है रामगंगा नेशनल पार्क, यानी कि हेली नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये सभी क्या है, एक ही है। क्लियर, समझ में आ गया? एवरी चीज इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में आते हैं, नोट जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट आर द 3 R's टू सेव आवर इन्वायरमेंट? हमारे इन्वायरमेंट को रक्षा करने के लिए, बचाने के लिए 3 R का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसमें से 3 R क्या क्या है? R स्टैंड्स फॉर क्या क्या है? तो देखो यहाँ पर ये रहा 3 R। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो रिड्यूस, उसके बाद में रीयूज, उसके बाद में रिसाइकल, यानी कि यह है 3 R का मतलब। 3 R स्टैंड्स फॉर रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, और आपको इसी क्रम में याद करना है, ठीक है? तो ऑप्शन सी में देखो ये है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। जैसे रिड्यूस यानी कि कम करना, यानी कि हमें पानी को बचाना है, बिजली को बचाना है, और भी इस तरह के संसाधनों को बचाना है। उसके बाद में उसको रीयूज करना है, उसके बाद फिर रिसाइकल करना है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। A group of 3 states having Bay of Bengal on one side is, बोल रहा है कि बे ऑफ बंगाल के एक ही साइड में, बगल में कौन से 3 राज्य अवस्थित है? तो पहले आप लोग एक बार मैप को देख लो और पता कर लो। देखो ये रहा बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर ये जो दिख रहा है ब्लू कलर में, ये वाटर, ये है बे ऑफ बंगाल। इसमें से बे ऑफ बंगाल से सटा हुआ कौन कौन से राज्य है, कौन कौन सा राज्य बे ऑफ बंगाल बॉर्डर शेयर करता है? तो देखो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो अपना वेस्ट बंगाल कर रहा है, तो वेस्ट बंगाल तो ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद में उड़ीसा कर रहा है, आंध्र प्रदेश कर रहा है, और यहाँ पर देखो तमिलनाडु कर रहा है। तो हमारा 3 ऑप्शंस में दिख रहा है, ये देखो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। और इधर का भी देख लो, यहाँ पर है अरेबियन सी, अरब सागर। अरब सागर से कौन कौन सा राज्य सटा है? गुजरात है, देख सकते हो, महाराष्ट्र है, और यहाँ पर देखो छोटा सा गोवा है, कर्नाटका है और केरला है। ये कुछ राज्य है, 5 राज्य, ये अरेबियन सी को टच करता है, और बे ऑफ बंगाल को करने वाले राज्य इधर है, ठीक है? तो हो गया आज का 10 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वीडियो जरूर बेनिफिट करेगा आपको। नोट जरूर बनाना किसी भी एग्जाम्स के लिए, नॉट ओनली टेट, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, अक्सर बेशतर पूछा जाता है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, and take care of yourself. Tata, bye bye.